गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने पहले क्रिया पढ़ी थी। तो क्रिया की सारी विशेषताएं आपको बता दी थी कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ये हम आप कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या होते हैं अव्यय या क्रिया विशेषण? जो शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई उनमें चेंज नहीं होता है, वो हमेशा वो ही रहेंगे, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो वो हम आज आपको पढ़ाएंगे। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम क्या पढ़ेंगे। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये तो हो गए इसके भेद। अब यहाँ देखिए कि इनमें क्या क्या शब्द ऐसे आ सकते हैं जो किसी भी तरह से चेंज नहीं होंगे एकाएक। तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ना तो इसको एको एक बोलेंगे, ना ही एका बोलेंगे। नीचे तो नीचे ही रहेगा। कल को हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से जो ये शब्द होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो क्रिया विशेषण होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रीतिवाचक, रीति या परंपरा या फिर जो पहले से चला आ रहा है उसको हम उसी तरह से काम में लेंगे, वो होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इसकी विशेषता, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका ढंग जो है वो वैसे की वैसे ही चला आएगा, उसको हमें उसी तरह से फॉलो करना है। तो अब इसका उदाहरण देखिए, सुप्रिया धीरे धीरे चलती है। अब यहाँ चाहे ये कोई लड़की है, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है, लेकिन ये धीरे धीरे जो शब्द है ये हर एक के साथ ऐसा ही रहेगा। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, लड़की है या लड़का है, उसके अनुसार ये चेंज नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे ऐसे ही रहेगा। और धीरे धीरे यानी कि इसका ये ढंग है, इसकी ये रीति है कि सुप्रिया धीरे धीरे चलती है। सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए। हाथों हाथ में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, चाहे कम खिलौने होते चाहे ज़्यादा होते, लेकिन ये शब्द एज इट इज़ ही रहेगा। अचानक बारिश आ गई। तो अब हम यहाँ कैसे बताएंगे, मतलब अचानक में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। और ये जो भी कोई क्वेश्चन हम इनसे पूछ रहे हैं उसमें कैसे लगाकर हम इनका आंसर ढूंढेंगे। सुप्रिया कैसे चलती है? धीरे धीरे। सारे खिलौने कैसे बिक गए? हाथों हाथ बिक गए। बारिश आ गई, कैसे बारिश आ गई? अचानक बारिश आ गई। तो ये सारे शब्द जो हैं ये क्रिया विशेषण में आते हैं। क्रिया विशेषण की बात करें तो हम ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इन वाक्यों में धीरे धीरे, हाथों हाथ, अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रिया की रीति का पता चलता है। देखिए बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे पहचानें, क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रीति और ढंग इसका किस तरह से कार्य होना है और इनमें कोई चेंज नहीं होता। ये होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थान क्रिया विशेषण की जो स्थान या जगह की बारे में बात करते हैं वो स्थानवाचक में आते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं। करीना सामने रहती है। आप आगे चले जाइए। इन वाक्यों में इधर उधर, सामने और आगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
इनसे क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। इधर उधर स्थान हो गया कि आसपास ही कोई जगह है, सामने, हमारे सामने, आगे यानी आगे की तरफ, तो ये सब इसके स्थान हो गए। अब हम यहाँ इसके 3 भेद देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी पेपर में आते हैं तो इसके इतनी गहराई से इनको नहीं पूछा जाता है, सिर्फ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण पूछे जाएंगे। देखिए इसमें स्थितिवाचक, अंदर बाहर भीतर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ आदि। दिशावाचक, इधर उधर, इस ओर उस तरफ, दाएं बाएं, किधर जिधर आदि। ये हो गए इसके दिशावाचक में। अब है विस्तारवाचक, यहाँ से वहाँ तक आदि, ये इनका विस्तार हो गया। तो इस तरह से ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। स्थानवाचक यानी कि क्रिया विशेषण की स्थान के बारे में पता चले, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे। क्रिया में कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे उसमें तो हमने पूछा था कैसे लगाकर, और इसमें पूछेंगे कहाँ। तो ये देखिए कि अंदर आ जाओ, बाहर मत जाओ। तो इस तरह के, जैसे इसमें कहेंगे कि कहाँ आ जाओ, कहाँ मत जाओ। किताब मेज पर उस तरफ रख दो, किताब मेज पर कहाँ रख दो। तो इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर हमें इनमें ही मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, काल यानी समय, तो समय का जब पता चलेगा तो वो कालवाचक विशेषण में आएगा। पिताजी सैर करने प्रतिदिन जाते हैं, तो प्रतिदिन यहाँ इसका समय बताया है, इसका काल बताया है कि वो कब कब जाते हैं। हम यहाँ कब लगाकर प्रश्न करेंगे इससे। रेलगाड़ी मार्ग में बार बार रोक ली जाती है, तो रेलगाड़ी मार्ग में कब रोक ली जाती है, बार बार। पंकज और सुधीर कल सुबह आएंगे, तो पंकज और सुधीर कब आएंगे, कल सुबह। तो ये इनके समय के बारे में बताया है। जैसा कि अपन ने पहले भी देखा है कि कैसे, क्यों और कब। अब इनसे हम प्रश्न पूछेंगे, और ये क्रिया विशेषण जो होते हैं ये किसी भी तरह से चेंज नहीं होते हैं, चाहे ये किसी के भी साथ आएँ, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इन वाक्यों में प्रतिदिन, बार बार और कल सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण है, इनसे क्रिया के समय का पता चलता है। देखिए इनके उपभेद कौन कौन से हैं। सामान्य समय संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जैसे दिन में, रात को, सुबह, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर को, आज, कल, अब, तब, जब, कब, पहले, पीछे आदि। ये सारी चीज़ें सामान्य समय से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अवधि से संबंधित, इसमें देखिए दिन भर, रात भर, आजकल, लगातार, सारा साल, हमेशा आदि। ये अवधि से संबंधित हो जाएगी कि ज़्यादा दिनों के लिए जो कार्य होता है वो अवधि में। बारंबारता संबंधी, जैसे बार बार, बहुधा, अक्सर, प्रतिदिन, प्रतिमाह, कई बार। तो इस तरह से ये शब्द हमारे कालवाचक या समयवाचक इसमें क्रिया विशेषण में आएंगे। कैसे पहचानें। क्रिया में कब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण, जैसा कि हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें माप तोल की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, थोड़ा हो, पर्याप्त हो, ये सारी चीज़ें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगी। जैसे हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा की जगह ज़्यादा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें वैसे चेंज नहीं होगा कि थोड़ी हो गया और इस तरह से कोई भी। यह नल काफ़ी टपक रहा है,
तो काफ़ी यानी कि ज़्यादा के लिए आया है यहाँ। सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे, पर्याप्त यानी सबके हिस्से में बराबर से आ जाएंगे, काफ़ी होंगे। मेरे लिए कॉफ़ी में चीनी कम डालना, तो ये परिमाण हो गए सारे कि थोड़ा थोड़ा काफ़ी, पर्याप्त और कम। इस तरह इन वाक्यों में थोड़ा थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त और कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रियाओं के परिमाण का पता चलता है। इसके 5 भेद है। अधिकतावाचक, अधिक, ज़्यादा, बहुत, खूब, अत्यधिक आदि। न्यूनतावाचक, कम, थोड़ा, जरा सा आदि। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि अधिकतावाचक यानी कि ज़्यादा जो चीज़ें होंगी अधिक होंगी। न्यूनतावाचक यानी कि जो कम चीज़ें हैं। पर्याप्तवाचक, पर्याप्त है, काफ़ी है, जिनसे काम चला सकते हैं। तुलनावाचक, जिससे तुलना की जाए कम की और ज़्यादा की। जितना, उतना, कितना, इतना आदि। श्रेणीवाचक, श्रेणी में देखिए बारी बारी से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा आदि। इसको कैसे पहचानेंगे हम परिमाणवाचक को? इसमें कितना लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अभी आपने क्रिया विशेषण के जितने भी प्रकार पढ़े हैं वे सब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल में देखिए क्या होता है, अचानक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर आदि। यौगिक में जो क्रिया विशेषण उपसर्ग प्रत्ययों के योग से, समास द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा अथवा संज्ञा विशेषणों के संयोग से बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उपसर्ग के योग से, जैसे उपसर्ग लग गया इसमें प्रति और आजीवन, तो इसमें तो प्रतिदिन में तो प्रति लग गया और आजीवन में आ उपसर्ग लग गया। यौगिक क्रिया विशेषण इस तरह से बनते हैं उपसर्ग के योग से। प्रत्यय के योग से, दिन भर, तो इसका भर प्रत्यय हो गया। साधारणतः, तो साधारण प्लस तय। सामान्यतः, तो सामान्य प्लस तय आदि इसके प्रत्यय हो गए। ये प्रत्यय से बनेंगे, ये उपसर्ग से। ये समास से देखिए कैसे बनेंगे, आजीवन, यथाशक्ति, रात दिन, हाथों हाथ, ये सभी अव्ययी भाव समास से बने हैं। पुनरुक्ति द्वारा, धीरे धीरे, मंद मंद, यानी कि जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। संज्ञा प्लस विशेषण के योग से, हर घड़ी, हर पल, 3 बार। इस तरह से इनके ये सेंटेंस बनते जाएंगे। परसर्गों द्वारा, परसर्ग यानी जो कारक चिन्हों के कारक के जो चिन्ह होते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। तेजी से, ध्यान से, धीरे से, ये सभी चीज़ें कारकों द्वारा बनती हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में तथा क्रिया विशेषण के रूप में होता है, जैसे अनुराधा सुंदर है, ये तो विशेषण हो गया, लेकिन इसकी क्रिया विशेषण क्या हो जाएगी, वह सुंदर गाती है, तो ये इसका क्रिया विशेषण हो गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ना, अपने अच्छे से नोट्स बनाना और आगे की क्लास में हम आगे करवाएंगे। थैंक यू।